इस चैप्टर में डाइवर्जेंस के बारे में भी जिक्र है। अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको पता चलेगा, पेज नंबर 328 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 328 पे। हम्म। तो एक तो डाइवर्जन का जिक्र है कि डाइवर्जन क्या होते हैं, और उसमें भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव डाइवर्जन की बात कर रहे हैं। और दूसरा, रिवर्सल, एक रिवर्सल टाइप का डाइवर्जन बता रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के अलावा। एक नॉर्मल डाइवर्जन है, एक रिवर्सल डाइवर्जन के अलावा डबल नेगेटिव या डबल पॉजिटिव डाइवर्जेंस की भी बात कर रहे हैं। तो डाइवर्जन की वीडियोस जैसे कि मैंने शेयर करी हैं, जिसमें हम नॉर्मल, हिडन डाइवर्जन और रेगुलर डाइवर्जन के बारे में जिक्र करते हैं आप लोगों से जनरली। तो वैसा ही डाइवर्जन जो है यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। मैं शेयर करता हूँ। व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है। यस सर। तो मार्केट में अगर प्राइस जो है, प्राइस अगर टॉप लगा दे और उसके बाद एक हायर टॉप बना दे, और वहीं पे इंडिकेटर जब टॉप लगाए और उसके बाद लोअर टॉप बना दे, तो जो डाइवर्जन हमें वर्कआउट होगा, जिसको हम नॉर्मल डाइवर्जन बोलते हैं या रेगुलर डाइवर्जन बोलते हैं, और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बाजार गिरेगा। इसी को हम, जो जो बुक है वो इसको नेगेटिव डाइवर्जन का नाम भी दे रही है। ठीक है, क्योंकि सेल आएगी तो नेगेटिव और बाय आएगी तो पॉजिटिव। इसको नहीं पता है वो नोट कर ले। सेल आएगी तो मतलब नेगेटिव, बाय आएगी तो मतलब पॉजिटिव। लैंग्वेज का अंतर होता है। तो उसी लैंग्वेज की वजह से ये इसको नाम दे रहे हैं। सेम सिनेरियो में अगर पॉजिटिव डाइवर्जन बनना है तो प्राइस जो है, इस तरीके से लोअर लो बनाएगा। और इंडिकेटर जो है हायर लो बनाएगा। ठीक है, तो मतलब पिक्चर क्लियर है कि ये डाउन जा रहा है। और
जो इंडिकेटर है वो हायर जाएगा। तो फिर एक को जो है यहाँ पे हम बुक में जो है नेगेटिव बोल रहे हैं कि भाई अगर डाइवर्जन बनेगा तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दैट्स कॉल्ड नेगेटिव। और ये बाय दे रहा है तो ये पॉजिटिव। ये व्हाइट बोर्ड में बता रहे हैं आप? हाँ, दिख नहीं ये रहा क्या? शो तो हो ही नहीं रहा है। किसको किसको शो नहीं हो रहा? मेरे को नहीं हो रहा है। सर मुझे भी नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो गया? अब हो रहा है? नहीं दिखा रहा है, नहीं सर। प्रिपेयरिंग योर व्हाइट बोर्ड एक्सपीरियंस दिखा रहा है बस। अब हो रहा होगा। हिमांशु हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है मुझे तो। तो दोबारा रिकनेक्ट करो जिसको नहीं हो रहा। जिसको नहीं हो रहा वो रिकनेक्ट कर ले। तो एक नेगेटिव डाइवर्जन है और एक पॉजिटिव डाइवर्जन है। और डाइवर्जन तब बनता है जब प्राइस में और इंडिकेटर में डिफरेंट रिएक्शन हो, अलग दिशा में जा रहे हो। और अगर प्राइस और इंडिकेटर नमस्ते, मैं हूँ जया किशन। सो फाइनली सेम डायरेक्शन में हो, अब सबको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? हाँ प्राइस दिख ने रहा है यस सर, भी दिख सर, रहा अब है, दिख देख रहा है। लो। प्राइस ने भी लोअर बॉटम बनाया 2 बार, और इंडिकेटर ने बनाया, तो दोनों एक जैसा जा रहे हैं। अगर डायरेक्शन देखें दोनों के तो एक जैसे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। बुक में इसका भी जिक्र है, पढ़ लेना। दैट्स कॉल्ड कन्वर्जन और दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन। ठीक है। तो डाइवर्जन में आप अलग अलग इंडिकेटर यूज करते हो, पहले भी जिक्र किया है कि भाई आरएसआई के साथ डाइवर्जन देख सकते हो, स्टोकास्टिक के साथ देख सकते हो। इसके अलावा आप एमएससीडी के साथ देख सकते हो, सीसीआई के साथ देख सकते हो, विलियम परसेंटेज आर के साथ देख सकते हो, रेंज जो है। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं जिनके साथ आप डाइवर्जेंस ढूंढते हो, और इससे हमें स्ट्रेंथ का पता चलता है कि बाजार गिरेगा नेगेटिव में, बढ़ेगा पॉजिटिव में या नहीं, और अगर कंफर्मेशन है तो क्या करेगा। तो इसीलिए इस तरीके से इंडिकेटर के साथ हमें कंपेयर करके इंडिकेटर के साथ प्राइस को देखना होता है। अभी ये पेज नंबर 329 पे जिक्र था, लेसन 18 है उसके अंदर। अब इसी का एक पार्ट पेज नंबर 333 पर दिया हुआ है, जिसको ये बोल रहे हैं डबल नेगेटिव डाइवर्जन। तो नेगेटिव का मतलब तो भाई सेल ही है, यानी कि बेयरिश डाइवर्जन होगा। और डबल नेगेटिव मतलब कि 2 बार बाजार, हो सकता है कि एक बार वो फेल हो जाए।
एक बार ऐसा हो सकता है कि बाजार जो है थोड़ा नीचे जाए, उसके बाद वापसी हो जाए, ऐसा होता है। जैसे कि अगर हम डबल डबल नेगेटिव देखेंगे, तो ये प्राइस जो है अरे कौन छेड़ रहा है भाई? इस तरीके से नीचे आया, और इंडिकेटर जो है इस तरीके से ज्यादा नीचे नहीं आया और ऊपर होने लग गया, तो उस केस में आपको डाइवर्जन बनेगा। लेकिन ये डाइवर्जन जो है, ये कुछ टाइम तक तो पॉजिटिव रहा, और उसके बाद फर्दर नीचे आ गया। अच्छी बात यह है कि जो इंडिकेटर है वो ज्यादा नीचे नहीं आया। जब इंडिकेटर ज्यादा नीचे नहीं आया और सिर्फ प्राइस नीचे आया है, तो ऐसा हो सकता है कि प्राइस दोबारा कोशिश करे ऊपर आने की। तो ऐसे में दो बार बाजार के अंदर ऐसी मूवमेंट हो गई, देख रहे हैं, दो बार। तो इस कैटेगरी को डबल डाइवर्जन या डबल नेगेटिव, ये बाय वाला है तो डबल पॉजिटिव हुआ, सेल वाला बनाएंगे तो डबल नेगेटिव वाला डाइवर्जन बनेगा। ठीक है, तो एक सिंगल या नॉर्मल डाइवर्जन था, और एक डबल वाला था। इसका भी जिक्र आपको पेज नंबर 333 पे किया हुआ है, तो आप एक बार देख लें। तो डाइवर्जन चाहे डबल हो चाहे सिंगल हो, इंडिकेटर जो मैंने बताए हैं प्राइस रिलेटेड, उन्हीं पे ही देखा जाता है। इनका जिक्र जो इंडिकेटर्स हैं पीछे लेसनों में किया हुआ है, जो हमने पढ़े थे वो। अब इस लेसन में इसके अलावा और क्या क्या दिया हुआ है उस पर बात करेंगे। इस लेसन में मार्केट ब्रेथ के बारे में जिक्र है, और मार्केट ब्रेथ को निकालने के लिए एडवांस और डिक्लाइन की बात की जा रही है। तो ये डाइवर्जन वाला किस्सा समझ में आ गया? इसको साइड कर देते हैं। तो यहाँ बात हो रही है मार्केट ब्रेथ की। मार्केट ब्रेथ में दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, एक आता है एडवांस, और दूसरा आता है डिक्लाइन। ठीक है, एडवांस किसे कहते हैं? एडवांस कहते हैं कि जब क्लोजिंग प्राइस जो आज का है वो प्रीवियस है, यानी कि टुडे क्लोजिंग अबव प्रीवियस डे, या फिर प्रीवियस कैंडल, जो भी है क्लोजिंग। तो दिस फिगर इज कॉल्ड एडवांस। समझ रहे हैं? और अगर उल्टा हो जाएगा, डिक्लाइन की स्पेलिंग चेक कर लो, तो क्या होगा? टुडे क्लोजिंग बिलो
प्रीवियस क्लोज। और एक फॉर्म और होती है, वो है अनचेंज। मतलब आज और कल का दोनों का जो क्लोज है वो सेम है। ठीक है भाई, एग्जैक्ट। तो हम ऐसे कर सकते हैं, टुडे क्लोज इक्वल टू प्रीवियस क्लोज। पिक्चर क्लियर है? तो मतलब साफ हो गया कि मार्केट ब्रेथ में हमें ये तीन डेटा देखने होते हैं। हाँ। अब ब्रेथ किसको कहते हैं इसको समझ लीजिए। तो एडवांस डिवाइड बाय डिक्लाइन को ब्रेथ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, BREATH इक्वल टू एडवांसेस को डिवाइड कर दीजिए डिक्लाइन से, के डेटा से, तो वो ब्रेथ निकालेगा। मान लो 10 दिन का देख रहे हैं हम, कि पिछले 10 दिन में बाजार के जो जितने भी एडवांसेस थे, एडवांस मतलब पिछले 10 दिन में जिस जिस दिन भी बाजार जो है, निफ्टी जो है वो क्लोज हुई है पिछले दिन से ऊपर, उनको अलग कर लो। और पिछले 10 दिन में ही कितने दिन डिक्लाइन हुई है उनको अलग कर लो, अनचेंज को अलग कर लो, और एडवांसेस को डिक्लाइन से डिवाइड कर दो टोटल को। तो वो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी ब्रेथ। ठीक है। क्या बताता है भाई? ये बताता है इंटरनल स्ट्रेंथ को, कि बाजार पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ब्रेथ गिव यू सिग्नल अबाउट इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट। ठीक है। तो ये पिक्चर भी आपको क्लियर हो गई कि भैया ब्रेथ क्या होता है। तो अब ब्रेथ को ही इन्होंने अलग अलग जगह पे यूज किया, नॉर्मल मार्केट में यूज किया, म्यूचुअल फंड में यूज किया, ETF में यूज किया, और वहां लगा के देखा कि भाई क्या इसका कोई फायदा है नहीं है। तो इसी ब्रेथ के डेटा से इन्होंने अलग अलग इंडिकेटर भी बनाए। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ दूं। ब्रेथ का डेटा आपको समझ में आ गया होगा, एडवांस डिक्लाइन और अनचेंज की बात हो रही है। तो इन्हीं से यस जो, सर। जब हम ब्रेथ बोल रहे हैं तो एडवांस डिवाइड बाय डिक्लाइन बोल रहे हैं, लेकिन जब हम बोल रहे हैं ब्रेथ लाइन, BREATHLINE, इसका दूसरा नाम जाना जाता है एडवांस डिक्लाइन लाइन, AD लाइन। ठीक है भाई। तो ब्रेथ लाइन आल्सो एडवांस डिक्लाइन लाइन मोस्ट कॉमन बेस्ट वे है कि मेजरिंग करने का इंटरनल मार्केट स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए। इसका काम क्या है, इसको कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने का तरीका वही है कि आपको सम ऑफ एडवांस स्टॉक्स माइनस सम ऑफ डिक्लाइन स्टॉक, यानी कि दोनों में से माइनस करना होगा, और प्लस करना होगा ब्रेथ लाइन वैल्यू प्रीवियस डे की। तो एडवांसेस डिक्लाइन से कितने ज्यादा हैं, या एडवांसेस डिक्लाइन से कितने कम हैं, इनके डिफरेंस से एक लाइन क्रिएट हो जाती है, एक इंडिकेटर बन जाता है। वो इंडिकेटर आपको बताते लगता है कि अगर मान लो कि वो लाइन ऊपर जा रही है, तो मतलब एडवांस डिक्लाइन से ज्यादा है। अब डेटा देखने से अच्छा है सीधे इंडिकेटर देखो, RSI की तरह एक लाइन देखो, तो वो लाइन आपको सीधे सीधे बता देगी कि भैया ऊपर जा रही है तो एडवांसेस ज्यादा है, नीचे जा रही है तो डिक्लाइन ज्यादा है। तो उन्होंने सीधे सीधे एक फॉर्मूला बना दिया कि भैया सम ऑफ एडवांसेस, AD एडवांसेस लिख रहा हूँ, ठीक है, और माइनस सम ऑफ डिक्लाइन, डिक्लाइन DC लिख रहा हूँ। तो ये तो हो गया। और इसके ये जो डिफरेंस आया इसको हमने ले लिया, मान लीजिए ब्रैकेट में, इस तरीके से।
और इसमें जो भी हमारा पिछले दिन का ब्रेथ लाइन वैल्यू होगा, BREATHLINE वैल्यू, उसको ऐड कर दिया तो नई ब्रेथ लाइन की वैल्यू पता चल जाएगी कि भाई कल इतना था अब इतना हो गया। डिफरेंस से निकलती चली जाएगी। तो इसको हम एडवांस डिक्लाइन लाइन कहते हैं। ये भी हमें मार्केट इंटरनल स्ट्रेंथ को बताती है। तरीका अलग है। एक है तरीका कि आप ब्रेथ निकाल लो डिवाइड करके, लेकिन उससे उस पर्टिकुलर टाइम का पता चलेगा। एक लाइन निकाल लो तो आगे तक वो मूव करती रहेगी तो आगे का पता चलता रहेगा। अब कितने टाइम का लेना है ये एक सवाल होता है कि भाई कितना डेटा डालना है। तो ऑन डिफॉल्ट अभी इंडिकेटर में दिखाएंगे कितना डाला हुआ है, और फिर आप कितना कर सकते हो वो आपकी मर्जी है। ठीक है। सर ये एडवांस और डिक्लाइन मतलब गेनर्स और लूजर्स ही होगा ना? हाँ वो गेनर ही हुआ। कल से आज में बढ़ गया जो। और जो आप ये कह रहे हो ब्रेथ लाइन वाला इंडिकेटर है वो कौन सा है? एडवांस डिक्लाइन लाइन है, अभी दिखाएंगे। बाकी ये लोग एक थ्योरी लिख रहे हैं पेज नंबर 331 पे, तो आप पढ़ लेना। कह रहे हैं कि ब्रेथ लाइन कैन बी कंस्ट्रक्टेड एक इंडेक्स के लिए, इंडस्ट्री ग्रुप के लिए, एक्सचेंज के लिए, बास्केट ऑफ स्टॉक के लिए। अब किसकी निकालोगे, ये भी तो बात है ना, कितने स्टॉकों में देख रहे हो। तो एक मान लो निफ्टी है तो 50 स्टॉक्स की ब्रेथ लाइन देख रहे हो। इंडस्ट्री ग्रुप के लिए यानी कि प्रॉपर, मैं कह रहा हूँ फार्मा सेक्टर ही देखना है, या एक्सचेंज एनएससी का देखना है, या पर्टिकुलर मैंने स्टॉक निकाल लिए बास्केट ऑफ स्टॉक से 500 जैसे होता है एनएससी 500 उसको देखना है। तो सबकी बन सकती है भाई अलग अलग। और ये डेली कैलकुलेटेड होती है, वीकली बेसिस पे भी हो सकती है, डेली बेसिस पे भी हो सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसी चेक एनालिसिस करनी है। और ये कमोडिटी मार्केट पे भी एप्लीकेबल हो सकती है, उसकी भी बास्केट बन सकती है, उसी के भी कमोडिटी के भी इंडाइसेस होते हैं, सीआरबी जैसे इंडेक्स होता है, उस पे भी ये काम कर सकती है। आगे लिखा है एक टेक्निकल एनालिस्ट के लिए ब्रेथ लाइन हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वो ये पता लगाने में थोड़ा कमजोर हो जाता है कि भाई एवरेजिंग, मोस्टली एवरेज पे काम कर रहा होता है, तो उसको ये नहीं पता चलता कि स्ट्रेंथ, यानी कि बाजार जब एक मिस साइड में काम कर रहा होता है किस तरफ स्ट्रेंथ है, किस तरफ जा सकता है बाजार। तो उस केस में वो जो है एडवांस डिक्लाइन लाइन का सहारा ले सकता है। बाकी आप मूविंग एवरेज के साथ कंपेयर करके इस लाइन को यूज कर सकते हो जो इंडिकेटर है। अब इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने करे हुए हैं। एडवांस डिक्लाइन लाइन का मूविंग एवरेज बना दिया, एडवांस डिक्लाइन लाइन का वन डे चेंज इन एडवांस डिक्लाइन लाइन कर दिया। फिर किसी ने क्या करा, एडवांस डिक्लाइन लाइन टू इट 32 वीक सिंपल मूविंग एवरेज से कंपेयर कर दिया, तो उसका ऑक्सीलेटर बना दिया। तो देर इज अ वेरिएशन यूजेज ऑफ द ब्रीथ डेटा एक इनको मिल गया कि भैया स्टॉकों का डेटा मिल रहा है। मान लो कि निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक है, उन 50 स्टॉक में 40 स्टॉक आज कल से आज में बढ़े हैं और 10 गिरे हैं। तो एक अंदाजा डेटा तुम पता चल गया भाई बाजार पॉजिटिव हो सकता है तो कितने हैं। लेकिन अब उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाए, कि सिर्फ डेटा देखें या लाइन बना लें या इसको ऑक्सीलेटर बना लें, तो वो सब चीज़ें उन्होंने करी हैं। और फिर इसमें इसी ब्रेथ का री यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए और आगे इसको रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने रिसर्च करी। तो मैंने जैसे बताया कि किसी भी जगह पे ये यूज किया जा सकता है, चाहे कमोडिटी हो, करेंसी हो, या फिर जहाँ पे भी इंडेक्स हो वहाँ पे भी होगा, जहाँ बंच ऑफ स्टॉक हो वहाँ पे इसको यूज किया जाएगा। तो एडी लाइन में आपको दिखा देता हूँ। हम्म, शो हो रहा है आप लोगों को?
टाटा मोटरोला वाले। ये इस तरीके से एडवांस डिक्लाइन लाइन का यूज होता है। तो एडवांस डिक्लाइन लाइन मान लो हम डेली चार्ट में लगाते हैं, और ये फीमेल है, इंडेक्स पे लगा। ये दोनों रेश इंडिकेटर मैंने लगा दिए हैं, ऊपर वाला लाइन है और नीचे वाला रेशियो है, यानी कि ब्रेथ जो है वो ये है और लाइन जो है वो ये है। अब इसमें इन्होंने ऑल डिफॉल्ट किया हुआ है, हम इसमें पीरियड चेंज नहीं कर पा रहे हैं वैसे। अब ये नहीं पता इन्होंने कितने पीरियड का ले रखा है ये, तो मतलब पीरियड हमें डिफाइन होना चाहिए कि भाई हम एक 10 दिन का ले रहे हैं या 50 दिन का ले रहे हैं, इस तरीके से। ये एडी रेशियो जो है एडवांस और डिक्लाइन, ये तो डेली का बता रहा है। तो इसका तो ये है कि भाई जैसे अभी नेगेटिव हुआ बाजार, पॉजिटिव हुआ था तो ये ऊपर था, यानी कि ज़्यादा स्टॉक ऊपर थे, और नेगेटिव हुआ तो ये नीचे आ गया, यानी कि 1 से कम हो गया, तो मतलब कि ज़्यादा स्टॉक नेगेटिव की तरफ है। तो वो एक आइडिया ले देता है बस आपको। लेकिन इनका जो टोटल है, जो कंबाइन है, डिफरेंस की वजह से जो आ रहा है कि एडवांस से डिक्लाइन ज़्यादा है या डिक्लाइन से एडवांस कम है। जैसे यहाँ से अगर आप देखें 7 अगस्त से लेके अब तक पॉजिटिव ही दिख रहा है, यानी कि एडवांसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा ही हैं। बाजार चाहे गिर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एडवांसेस ज्यादा ही चल रहे होते हैं। अभी नेगेटिव मतलब एकदम से बाजार के नहीं दिखा है, हालांकि बाजार गिर गया अच्छा खासा। तो वो चीज़ है, लेकिन अभी इस इंडिकेटर में मुझे ये नहीं क्लियर हो रहा, इन्होंने फिक्स करा हुआ है कि इसके अंदर जो डेटा है वो कितने दिन का लिया है। नॉर्मली जब एडवांस डिक्लाइन का जो फॉर्मूला लग के लगेगा तो उसमें डिफाइन होगा 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, तो उसके हिसाब से सेट होगा ये। बाकी ये एक नॉर्मल फिगर भी है, आप गूगल पे जाएंगे तो आपको वैसे भी एडवांस डिक्लाइन रोज के दिख जाएंगे। ये भी वही दिखा रहे हैं, एडवांस डिक्लाइन रेंज वैसा ही है कोई। इसमें शायद पीरियड दे रखा है, देखो ये इनपुट में 14 दिन डाल रखे हैं, तो ये वाला हटा दे रहा हूँ। ये 14 डेज के हिसाब से चल रहा है। तो जैसे कि अब डिक्लाइन की तरफ फिर से मूव हो रहा है, थोड़ा बीच में भी डिक्लाइन हुआ था और अब ज़्यादा डिक्लाइन है, तो वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार गिर सकता है, डिक्लाइनिंग ज़्यादा है। मोस्टली शेयर्स नेगेटिव होते जा रहे हैं, पिछले 14 दिन की एवरेज का बता रहा है, सिंगल डे का नहीं बता रहा है। ठीक है, वो जो मैंने रेशियो लगाया था वो सिंगल डे का बता रहा है। क्लियर है। सर इसमें ये जो एडीआर का फिगर है वो 293 है, वो क्या बता रहा है? वैल्यूज बता रहा है वो कि उसका डिफरेंस कितना है, एडवांसेस और डिक्लाइंस की टोटल वैल्यूज को फिगर आउट कर रहा है।
जो नेट अमाउंट डिफरेंस आ रहा होगा ना निफ्टी का, वो दिखा रहा है। एडवांसेस का फिगर पहले ज्यादा था, वो धीरे धीरे नेगेटिव होता जा रहा है। ये अगर आपको ठीक है। लेके चलना है तो आप देखो यहाँ पे, ये रहा। अब ये 100 से ऊपर ही चलता है, देख रहे हो आप। बट क्या होता है कि जब बहुत ऊपर हो जाएगा तो फिर थोड़ा नेगेटिव दिखाने लग जाएगा इस तरीके से। लेकिन अब उसमें भी हमें ये देखना होता है कि दोबारा पॉजिटिव ना खड़ा हो जाए, जैसे यहाँ पे गिरा था थोड़े टाइम के लिए, फिर पॉजिटिवनेस हो गया। तो स्टॉक्स के ये मेन गेम तो निफ्टी तो चल रही है स्टॉक से, तो स्टॉक्स की वजह से ये कितना मूव हो रहा है, कौन से स्टॉक, इसमें ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कहीं पे भी कि भाई कौन सा स्टॉक कितना बढ़ाया गया। इसमें सिर्फ ये आ रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक बढ़े। मान लो कि 40 स्टॉक अच्छे बढ़े, लेकिन 10 जो थे वो ज्यादा गिरे थे, तो वो वैल्यू नहीं दिखाएगा ये। उसके लिए फिर अलग इंडिकेटर इन्होंने बना रखा है। भाई 40 स्टॉक बड़े थे, लेकिन 40 स्टॉक में वो दम नहीं था निफ्टी को बढ़ाने का जो 10 स्टॉक में गिराने का था, तो उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ये तो सिर्फ नंबर बता रहा है कि भाई इतने स्टॉक बढ़े हुए हैं, इतने गिरे हुए हैं। अब हो सकता है वो 10-10 रुपए बढ़े हों, गिरने वाले 100-100 रुपए गिरे हों। तो वहां पे वॉल्यूम एक फिगर आउट हो जाता है, वॉल्यूम देखना पड़ता है। तो वो वॉल्यूम के साथ जो एक इंडिकेटर इन्होंने बता रखा है पेज नंबर 345 पे, उसका नाम है आर्म इंडेक्स। ट्रिन भी बोलते हैं इसको, आर्म इंडेक्स। ये एक इंडिकेटर इन्होंने ड्राइव किया है, और इस इंडिकेटर का जो फॉर्मूला है, तो अगर आप देखो तो वो है एडवांस डिवाइड बाय डिक्लाइन। ये तो आपने उसी का फॉर्मूला बना लिया है ना, जो ब्रीथ का था। और इस टोटल जो इसकी वैल्यू आएगी, उसको भी डिवाइड कर दिया गया है अप वॉल्यूम डिवाइड बाय डाउन वॉल्यूम। तो मतलब कि दो रेशियो बनाए गए, वॉल्यूम का रेशियो अप और डाउन का, और प्राइस का एडवांस डिक्लाइन के नंबर का, और उनको आपस में डिवाइड किया गया। तो इससे जो वैल्यू निकल कर आई है वो आर्म इंडेक्स है। एक लाइन भी लगाई हुई है बीच में, देखो जैसे ये दिखा रहे हैं कि 1.25, और ये लाइन जो है ये 0.7, और नीचे देखेंगे तो 0। तो कहीं ना कहीं पहला फिगर है कि अगर इससे बाहर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, उससे नीचे आता है जब भी, ये देखो यहाँ पे देखो ये गया है और नीचे जाता है, क्योंकि देखो ये इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि जो एडवांस डिक्लाइन है उसको हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो एक्चुअल में वॉल निकला एडवांसेस मल्टीप्लाई बाय डाउन वॉल्यूम, और डिक्लाइन मल्टीप्लाई बाय अप वॉल्यूम। ये फॉर्मूला बनकर आएगा अगर आप इस फॉर्मूले को तोड़ेंगे तो। तो ये जो है रिल वॉल्यूम के साथ एडवांस स्टॉक्स को, और वॉल्यूम के साथ डिक्लाइन स्टॉक को कंपेयर करता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हैवी वॉल्यूम होगा किसी स्टॉक में तो वो मार्केट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएगा। तो ये दो रेशियो का कॉम्बिनेशन है। इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आ रहा है, तो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला है और न्यूमरेटर में वो है, ये तो आपको पता रहेगा, समझ गए आप। अब असली बात है कि क्या ये काम का है या नहीं है, और अगर है तो इस